हेलो बच्चों वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कोरोजन पे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या होता है कोरोजन? कोरोजन के बारे में हम सभी ने सुना है। कोरोजन बेसिकली मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो मेटल खराब हो जाता है, मेटल का डिटेरियरेशन हो जाता है। क्या चीज? डिटेरियरेशन ऑफ मेटल। डिटेरियरेशन ऑफ मेटल दैट इज नोन एज कोरोजन। दैट इज नोन एज कोरोजन। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और उसके बाद उसके ऑक्साइड जो बन जाते हैं, मेटल के क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड। इसमें होता क्या है बेसिकली, जिस फॉर्म से आपने मेटल को कभी एक्सट्रैक्ट किया होता है, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो नहीं पढ़ा, बट आप सभी ने पढ़ा होगा ना, मेटल्स ऐसे नॉर्मली नहीं मिल जाता, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो वो जिस फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो उनकी ऑलरेडी रस्ट फॉर्म होती है, कोरोड फॉर्म होती है। तो मेटल वापस से अपने कोरोड फॉर्म में पहुंच गया। खैर छोड़ी बात है। तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब खराब हो जाना, टूट जाना, बाहर निकल जाना। अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जब भी हम मेटल को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस में मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ पे हम बेसिकली इनकी बात कर रहे हैं। जब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करते हैं तो हम सभी ने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं। अब ये मत बोलिएगा जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है, राइट, वो तो बहुत कॉमन आंसर है। दैट इज बेसिकली N2, O2, CO2 एंड H2 इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर वेपर। उसके अलावा आप बोलोगे सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी भी होती हैं। ठीक है, SO2 और बहुत सारी। ठीक है, SO2, SO3, NO2 वगैरह वगैरह। बट हमारे जो काम के इंटरेस्टेड हैं वो ये नाइट्रोजन इनर्ट होती है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हीलियम और नियॉन भी कैसी होती हैं? इनर्ट होती है, इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये ट्रेस अमाउंट में होती है। ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत छोटा अमाउंट, इतना कम अमाउंट जो इफेक्ट ना डाल सके, स्पेशली रस्टिंग और कोरोजन के मामले में। तो हम बचते हैं अपने इन गैसेस से। H2O क्यों इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये देता है आपको क्या? मॉइस्चर। मॉइस्चर के, क्योंकि हमको पता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती हैं, रिएक्शन होने के लिए दो फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो गैस फेज में ज्यादा रिएक्शन होती है, और सबसे ज्यादा 90% रिएक्शन तो कौन से फेज में होती है? लिक्विड यानी कि मॉइस्चर। और H2O क्या प्रोवाइड कर देता है? वो मीडियम रिएक्शन के होने का। दैट इज H2 इज इंपॉर्टेंट, O2 एंड CO2। खैर, तो इसमें होता क्या है रस्टिंग में? बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बन गए, या जैसे SO2 के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बन गए, सल्फाइड बन गए, CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट बन गए, एक्सेट्रा। यानी कि मेटल जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म है उससे डिटेरिएट हो जाए, उससे वेदर कर जाए। दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कोरोजन होता कैसे है कोरोजन में, तो बहुत से किन किन मेटल्स का कोरोजन होता है जनरली जो देखने को मिलता है। तो बहुत कॉमन जो आप अपने आसपास कोरोजन देखोगे, ठीक है, अगर मैं उसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा किसका देखते हैं? सबसे आसानी से हमें अगर किसी का दिख जाता है तो वो है आयरन। आयरन के कोरोजन को ध्यान रखेंगे रस्टिंग कहते हैं। आयरन के कोरोजन को क्या कहते हैं? रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग इज नोन एज द कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन। उसके अलावा बच्चे, उसके अलावा हमने सिल्वर को भी देखा है। ठीक है, सिल्वर हल्का सा कैसे पड़ जाती है? ब्लैकिश हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टार्निश्ड हो गई है, टार्निशिंग। उसके अलावा कॉपर वगैरह पे हमने कॉपर एंड ब्रॉन्ज पे ग्रीन कलर चढ़ जाता है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज किस कलर के हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होने के बाद? ग्रीन कलर के। कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, बेसिकली किस कलर के हो जाते हैं? दे बिकम्स ग्रीन। इनकी सरफेस पे कैसी हो जाती है? ग्रीन कोटिंग। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन कैसे होता है हम कैसे पढ़ेंगे? बेसिकली हम जो कोरोजन पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये जो रस्टिंग है, हम कोरोजन किसका पढ़ने वाले हैं? हम आयरन का कोरोजन पढ़ने वाले हैं। हम किसका पढ़ने वाले हैं? कोरोजन ऑफ आयरन। What is corrosion of iron? Corrosion of iron is nothing but basically it is rusting of iron. Rusting of iron. And what is rust? What is rust, बच्चे? Rust is the hydrated form of iron oxide. It is the hydrated form of iron oxide. So rust is nothing but basically the hydrated form of iron oxide. Okay, बच्चे. Now next. So rust is basically nothing but hydrated form of iron oxide. अब अगर हम बात करें रस्टिंग होती कैसे है, रस्टिंग कैसे किस तरीके से होती है, तो रस्टिंग बेसिकली ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, दिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? रेडॉक्स
प्रोसेस। और रेडॉक्स प्रोसेस भी कैसे है, जो सरफेस ऑफ आयरन है, सरफेस ऑफ आयरन दिस बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे बिहेव करती है, बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कैसे बिहेव करती है, इट विल हैव बोथ द कंपोनेंट्स, इट विल हैव एनोड एंड इट विल हैव कैथोड, बोथ प्रेजेंट एट द सरफेस। ओके, सो हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे हो जाता है। अच्छा, ये जो भी थ्योरी है, दिस थ्योरी जिसमें हम इसको करने वाले, दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, दिस थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इसके अकॉर्डिंगली हम कंसेप्ट जानने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। एक चीज़ और मैं अभी अनाउंस कर देना चाहता हूँ, जैसे हम ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हमारा क्वांटम में भी एक पार्ट बाकी है। मैंने कहा था ना क्वांटम पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने सिर्फ पहले पार्ट की स्टडी की थी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, अभी सारे क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं। तो मैं दो काम करूंगा, पहले तो बचे हुए क्वेश्चन लेके आऊँगा क्वांटम के, जो भी आपके बाकी रह गए क्वेश्चन। हो सकता है बेटा आपको करने में टफ लग रहा हो, तो आपसे साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि पैरेलली क्वांटम का रिवीजन करते रहेंगे। पहले जितना भी क्वांटम में पढ़ाया गया, हो सकता है कई टॉपिक्स आपको ना समझ में आऊँ, मैं कोशिश करूंगा एक या दो लेक्चर में जो भी क्वांटम में आपने पढ़ा है भाई, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ, उसके फॉर्मूले क्या है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उससे मतलब नहीं है, वो तो इतने लंबे लेक्चर्स में मैंने काउंट किया, बट वो आपको कनेक्ट हो पाए, आप समझ पाए कि आप एक्चुअली क्वांटम में पढ़ क्या रहे थे, कैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे, ये जितनी भी सारी चीजें हैं उनके लिए मैं एक दो रिविजनरी लेक्चर्स लेके आऊंगा। अगर किसी बच्चे को लगता है उसको नीड नहीं है, तो बेसिकली वो बच्चा स्किप कर सकता है, वो अपना टाइम बचा के दूसरी चीजें करे। जिनको ज्यादा ही दिक्कत हो गई तो वो प्लीज उन रिविजनरी लेक्चर्स को अटेंड करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस करेंगे कुछ पुराने, और जब ये सारा हमारा हो जाएगा, बेसिकली 3 से 4 लेक्चर, 4 से 5 लेक्चर का काम है, उसके बाद हम बचा हुआ क्वांटम का पोर्शन आगे का कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों को फिर भी दिक्कत हो रही होगी, तो वो पुराना पढ़ के रिवीजन करके प्रैक्टिस करके तभी आगे के लिए जंप करेंगे, डायरेक्ट आगे के जंप करेंगे उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्वांटम में सारी चीजें आपको समझ नहीं आ सकती, पहली चीज रीजन उसका ये है क्योंकि हर चीज कनेक्ट नहीं होती। समय के साथ धीरे धीरे जैसे ही आप उसको पढ़ते रहेंगे, उसको टाइम देंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो आपको समझ आने लगेगी। आप अगर ये सोच रहे कि एक झटके में समझ आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी को भी नहीं आती, फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं आती है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली बेस बनता है, जब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली अच्छा इसके अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन है, मोस्टली मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल आप जल्दी से देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, सब कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एजम्पशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के बेसिक प्रिंसिपल, तो पहले आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, जब क्लास आएगी तभी डिटेल में बात करूंगा, बट ओवरऑल ये समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको रिवाइज करके रखिएगा। इस टॉपिक के बाद हम सीधा क्वांटम के ऊपर वापस से जंप करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अभी हम बात कर रहे थे कोरोजन ऑफ आयरन के ऊपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, तो इट कंटेन्स सम स्टेप्स, तो मैं स्टेप वाइज लिखूंगा। पहला जो स्टेप होता है, तो ये जो लेट्स सपोज दिस इज योर आयरन सरफेस, ये जो आयरन सरफेस है इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर, ये सारा रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। और एटमॉस्फेरिक गैसेस का मतलब क्या है, ओके, दिस इज माय आयरन सरफेस, और यहाँ पे मेरा एटमॉस्फेरिक गैसेस से कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे होंगे आपकी O2, यहाँ पे होंगे आपके CO2, और यहाँ पे होंगे H2O, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर वेपर्स। अब पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जो H2O और CO2 है, ये आपस में मिलके क्या करेंगे, H2CO3 बनाएंगे, कोरोजन का पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, CO2 एंड H2O react on the surface of iron to form, react on the surface of iron to form H2CO3. Okay, so H2O liquid plus CO2, which is gas. This gives you H2CO3 का aqueous solution, that is carbonic acid. But there is a problem. क्या प्रॉब्लम है, ये जो H2CO3 है, it is a weak acid. It is a weak acid. वीक एसिड होने की वजह से इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन, इट गेट्स डिसोसिएटेड, और यहीं से सारा सत्यानाश शुरू होता है, डिसोसिएटेड इनटू आयोनिक फॉर्म, इट्स गेट डिसोसिएटेड इनटू
आयोनिक फॉर्म। डिसोसिएट कैसे होगा? जो आपका H2CO3 है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? 2H H प्लस एंड HCO3 माइनस में, ठीक है, सही तो जा रहा हूँ, 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस में, दैट इज कार्बोनेट आयंस। और उसके अलावा जो आपका H2O है, क्योंकि ये आयोनाइज हो रहा है तो उसके चक्कर में H2O भी आयोनाइज होने लगेगा। These all will be in aqueous form, okay। H2O आयोनाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा बेटा? आयोनाइज हो जाएगा। तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2। तो पहला स्टेप तो हमें समझ आता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में शुरू होगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे शुरू होगी? तो पहले पहले तो क्या होगा? एनोड रिएक्शन। पहले क्या होगा? एनोड रिएक्शन। वह मैं एनोड रिएक्शन बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, बट हम हमेशा पहले एनोड लिखते हैं ना, दैट इज वाई। तो मेरा कहने का मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? आयरन गेट्स कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस, आयरन यानी कि Fe गेट्स कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, गेट्स कन्वर्टेड टू Fe+2। तो होगा क्या यहाँ पे? जो आपका Fe सॉलिड है, बेसिकली Fe which was in the form of solid, this will get converted to Fe+2 aqueous form में, और साथ में क्या रिलीज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को ऑन द आयरन सरफेस। तो अगर लास्ट डायग्राम हमने देखा था तो उसी डायग्राम को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये डायग्राम था हमारा। अब यहाँ पे हमको पता है ये क्या एक लेयर थी, दिस वाज, इस लेयर में क्या है? H2CO3 जो कि डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और CO3 2 माइनस में। यहाँ पे H2O लिक्विड है जो कि डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में। अब यहीं पे क्या है? यहाँ से कुछ आयरन आएगा, ठीक है, और ये क्या है? ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, H2O लिक्विड और प्लस एटमॉस्फेरिक गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहाँ से कुछ आयरन आएगा जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इस सॉल्यूशन में। अब एक नई चीज़ ऐड हो गई, वो क्या ऐड हो गई? Fe+2 एक्वस फॉर्म में, Fe+2 एक्वस फॉर्म में, और उसने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिए? यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ट्रेवल थ्रू आउट द रॉड, ट्रेवल throughout the rod and reach to the impurities, and reach to the impurities to react for cathodic reaction, to react for किसके लिए? क्योंकि अब एनोडिक रिएक्शन तो हो गई है, कौन सी रिएक्शन बचती है? कैथोडिक रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करना शुरू करेंगे, रिएक्ट करना। तो लेट्स सपोज मूव करते करते यहाँ कहीं आ जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज है। तो जहाँ पे इम्प्योरिटीज है वहाँ पे अगली स्टेप शुरू होगी, दैट इज स्टेप 3, दैट इज कैथोड रिएक्शन यानी कि रिडक्शन। स्टेप 3, स्टेप 3 इज बेसिकली कैथोड रिएक्शन, और मोस्ट प्रोबेबली आई कैन से रिडक्शन। बट प्रॉब्लम यह है, रिएक्शन यहाँ पे जो होता है 2 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है? जब मैं बात करूंगा पहले स्टेप की, तो पहले स्टेप में जो आपकी हाइड्रोजन जो H प्लस है, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा? जो आपके H प्लस हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बना लेंगे क्या? दिस। नाउ दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। दिस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अभी क्या फॉर्म करेगी? ये फॉर्म क्या करेगी? ये फॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगी। ये फॉर्म जो है, this form will get combined with the oxygen, so this H form will combine with the oxygen, oxygen के साथ combine होकर this will form 2 molecules of H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 करेंगे, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4,
जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल रिएक्शन निकल के आएंगी वो ये हो जाएगी, दिस विल बिकम 4H plus 4 electron, that gives you 4 molecules of nascent hydrogen. Then these 4 molecules of nascent hydrogen react with 1 molecule of oxygen to give you 2 molecules of H2O liquid that is present on the surface. O2 कहाँ से आई है? O2 has came from atmosphere. O2 कहाँ से आई है? This O2 is from atmosphere. और सारा कार्यक्रम हो कहाँ रहा है? All कार्यक्रम is happening on the surface of iron. So nascent hydrogen से nascent hydrogen cancel हो जाएगा. This will become 4H plus, which is in the form of aqueous ion. कहाँ से आ रहा था? Reaction of H2CO3 dissociation से. Plus O2 कहाँ से आई है? Atmosphere से. That gives you 2H2O liquid, जो कहाँ पे बैठा हुआ है? उसकी सरफेस पे. इसका भी क्या हो रहा है? ब्रेकेज हो रहा है बराबर. ओके, नाउ दिस इज द फाइनल रिएक्शन, सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन. नाउ अब हमारे पास दोनों रिएक्शन हो गए. दिस इज योर कैथोड रिएक्शन, दिस इज योर cathode reaction, and this was your anode reaction. क्योंकि हमारे पास दोनों रिएक्शन आ गए, एनोड कैथोड रिएक्शन. और जो आयरन की सरफेस है, मैंने शुरू में भी बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करे, जिसपे दोनों कंपार्टमेंट हैं, कैथोड के भी कंपार्टमेंट हैं और एनोड के भी कंपार्टमेंट हैं. तो अब हमारा काम है फुल सेल रिएक्शन को लिखना, और हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिएक्शन को लिखना, क्योंकि फुल सेल रिएक्शन यहाँ पे वही रिएक्शन है जो एटमॉस्फेयर करा रहा है. एटमॉस्फेयर एक्चुअली में एक रेडॉक्स रिएक्शन करा रहा है. तो आइदर आई कैन से, ओके, सो आई विल राइट द एनोड रिएक्शन फर्स्ट. तो क्या थी एनोड रिएक्शन? सो एनोड रिएक्शन वाज वेरी सिंपल. Here it was iron getting oxidized to, okay, so here it was iron solid getting oxidized to iron plus 2 aqueous form, giving away 2 electrons, and the cathode reaction will be 4H plus, which are in the aqueous form reacting with oxygen, which is in the, and one thing I have missed here, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने मिस कर दिए ये वाले, राइट? हाँ, या. So O2, which is in the form of gas, plus 4 electron that combine to give you 2 molecules of H2O liquid. Now when we will add both them, so it will become atmospheric reaction. So basically I will say what? Atmospheric reaction. जब हम full cell reaction लिखते हैं तब इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए? कैंसिल. These electrons should not be present there, these electrons should get cancelled. Okay, so we have to multiply this whole reaction with 2, because here we have 4 electron, we need to make it 4 इलेक्ट्रॉन. हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 बनाने की जरूरत है. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2Fe, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये सब जो होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? 2 2 एंड दिस विल बिकम इवेंचुअली 4. ओके, एंड 4 प्लस O2 गैसेस प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस. कहाँ से आ रहे हैं? उसी कार्बोनिक एसिड से आ रहे हैं जिसको आयरन ने अपने घर में जगह दी थी. Giving you away 2Fe plus 2 in the aqueous form along with 2 molecules of H2O of liquid. So this is the overall reaction. This is the overall reaction. I hope यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी. Now ये जो Fe+2 है, अब इसके आगे का कार्यक्रम शुरू होता है. ठीक है, यहाँ तक तो ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शन हो गई. अब ये जो सारा कुछ है, अब देखो आयरन, अब मैं फिर से इस सेलुलर को बनाता हूँ. तो नाउ दिस इज आयरन, आयरन की पतली सी स्ट्रिप है. ठीक है, अब क्या हुआ है, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ से बहुत सारे एफियंस गए हैं ना, तो यहाँ हल्का सा क्या हो जाएगा? गड्ढा. हल्का सा क्या हो जाएगा? दिस इज दैट प्लेस विल बी नोन एज एनोड, जहाँ पे हल्का सा डिप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे Fe+ आयंस गए हुए हैं. और ये सारे कहाँ गए हुए हैं? ये सारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? Fe+2 के आयंस हैं, इसमें H+ है, इसमें OH- है, इसमें H2O है, इसमें H2CO3 है, इसमें O2 है, और भी O2 कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तैर रहे हैं, बहुत सारा Fe+2 है. अब मैंने Fe+2 यहाँ जान के बनाया क्योंकि Fe+2 यहीं पे रह गया. ठीक है, और ये पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन हुई है. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब क्या होगा, यहाँ पे जो O2 बाहर से आ रही है, दो काम हो रहे होंगे. इधर से तो कैथोडिक रिएक्शन चालू होगी, इधर से एनोडिक रिएक्शन चालू होगी. अब साथ में यहाँ पे Fe+2 का भी प्रेजेंस हो गया. ये O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2O,
3 बना देगा। क्या बना देगा? Fe2O3। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर कितने हो गए थे बेटा? स्टेप 3 हो गए थे। चौथा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? Fe+2 आयंस आयंस, ये क्या हो जाते हैं? these ions reacts with dissolved oxygen, dissolved oxygen कौन सी? ये जो पहले से इसके अंदर आ गई है ना, dissolved oxygen, and gets oxidized and form and gets oxidized to form Fe2O3, to form Fe2O3 in the solid form, to form Fe2O3 in the solid form। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा? रिएक्शन क्या लिखेंगे? तो Fe+2 दिस इज एक्वस, ठीक है, उसके साथ क्या होगा? O2 डिजॉल्व्ड, ठीक है, और साथ में बेटा H2O, दिस विल गिव यू Fe2O3 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, प्लस साथ में क्या देगी आपको? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 4, और यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? आई गेस 2। सो दैट विल गिव यू Fe2O3। एक्चुअली यहाँ पे 4 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 2 Fe2O3, 2 3 is 6, 4 ये और 2 6। नाउ दिस इज बैलेंस। ओके, सो इट विल बिकम दिस इक्वेशन। अभी जो Fe2O3 है ये रेस्ट नहीं होता है, ठीक है, अभी Fe2O3 यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। दिस इज Fe2O3, दिस इज बहुत सारा यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया? Fe2O3 रिएक्ट करके। अब लगेगी इसके ऊपर रस्ट। रस्ट कैसे? ये Fe2O3 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H2O। अब ये दोनों आपस में मॉइस्ट होके ये आपस में रिएक्ट करने के बाद मॉइस्चर गेन कर लेगा, हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? स्टेप नंबर 5 में बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड गिव्स आयरन। गिव्स आयरन रस्ट, गिव्स आयरन रस्ट। कैसे? ये जो Fe2O3 है ये कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म में। ये क्या करेगा? अब कुछ नहीं पता, जितने भी मॉलिक्यूल इसको मिल जाए, x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड बना देगा Fe2O3 डॉट XH2O, एंड दिस इज नोन एज रस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। तो दिस वाज द होल प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक, अब इसी को इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आयरन सबस्ट्रेट। ठीक है, H+ O वगैरह वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया। अब क्या होगा? एनोडिक साइड, यहाँ से आयरन जो है Fe ऑक्सीडाइज होकर Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये देखो यहाँ से सारा निकलता जा रहा है। भाई जितना भी आयरन है वो सारा Fe+2 में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर वो Fe+2 फर्दर इधर से और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोडिक साइड पे जा रहा है, जहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, जो कि हमने देखी थी, एनोड वाली रिएक्शन भी हमने देखी। अब कैथोड पे H2O तो है ही है मॉइस्चर के रूप में, ये देखो प्रोडक्ट ही पैनल निकल रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन भी Fe2O3, तो ये सारा मिलके क्या बना ले रहे हैं? Fe2O3। क्या बना ले रहे हैं? ये तीनों रिएक्ट करके देखो लास्ट रिएक्शन में, ये देखो Fe+2 O2 और H2, ये सारा मिला के रिएक्ट करके क्या बना ले रहे हैं? Fe2O3। क्या बना ले रहे हैं? Fe2O3। फिर जो बचा हुआ एक्सेस ऑफ वाटर है वो Fe2O3 के साथ कंबाइन होकर क्या बना ले रहा है? रस्ट। और फिर आपको ये रस्ट ऐसी दिखाई दे रही है। यू कैन सी दिस रस्ट, दिस इज नोन एज कोरोजन ऑफ आयरन, एंड दीज वर द प्रोसेस और रिएक्शंस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। एनोड की रिएक्शन अलग लिख ली, कैथोड की रिएक्शन अलग लिख ली, फुल रिएक्शन अलग लिख ली। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जैसे आयरन का कोरोजन हो गया, तो इसको कोरोजन को बचाने के भी बहुत सारे मेथड्स होंगे, दैट इज नोन एज मेथड्स या फैक्टर। पहले तो मेथड से पहले फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि ऐसा कोरोजन आता ही क्यों है। तो फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। फैक्टर्स पहले जान ले कोरोजन होता क्यों है, फिर हम उसको बचा भी देंगे। तो फर्स्ट थिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो कोरोजन को अफेक्ट करता है वो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें, ऑक्सीडेशन, लेट्स सपोज मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, या हाँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन
कैसे? जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स विथ लो एसआरपी, लो एसआरपी मतलब लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लो एसआरपी, ठीक है। और आई कैन से लो एसआरपी का मतलब हाई एसओपी, हाई एसओपी का मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हैव हायर टेंडेंसी टू गेट, हैव हायर टेंडेंसी टू बी कोरोडेड, हायर टेंडेंसी टू बी कोरोडेड। अब ऐसा क्यों भाई? देखो, पहले मैं एसओपी से समझा देता हूँ। देखिए, लो एसआरपी का मतलब है लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? दिस मीन्स दे वांट टू गेट ऑक्सीडाइज, दे हैव द tendency, they have the tendency to easily oxidize, they have the tendency to easily get oxidized, to easily get ऑक्सीडाइज। और सारा कार्यक्रम ही ऑक्सीडेशन से शुरू हो रहा है। अगर मेटल ऑक्सीडाइज ना हो, अगर Fe+2 ही ना बनाए, सोचिए आप, अगर Fe+2 में कन्वर्ट ना हो तो जाहिर सी बात है उसकी रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। सो दे हैव द हाई टेंडेंसी टू इजीली गेट ऑक्सीडाइज, इसकी वजह से उनका कोरोजन हो जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा चलो, ऑक्सीडाइज हो भी गया, कोई बात नहीं। दूसरा फैक्टर जो इनको अफेक्ट करता है वो क्या है बेटा? स्ट्रेन्स एंड बेंड्स। स्ट्रेन एंड बेंड्स कैसे अफेक्ट करते हैं? जहाँ पे स्ट्रेन एंड बेंड होता है, ठीक है, प्लेसेस एट विच बेंड्स या स्ट्रेन्स या एजेस आर प्रेजेंट, एट विच बेंड्स स्ट्रेन्स या मैं बोल सकता हूँ ब्रेक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? इजी एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर, इजी, वहाँ पे मॉइस्चर इजीली क्या कर सकता है? एक्यूमुलेट हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर एंड atmospheric gases for longer period of time, for longer period of time। अब इससे होगा क्या? जिनको नहीं होना चाहिए था, है ना, या जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम भी थी, वो भी बहुत देर तक एक्सपोज हो गए, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेटर एक्सपोजर टाइम, बहुत देर तक एक्सपोज होगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी पॉइंट पे तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। ग्रेटर एक्सपोजर टाइम, किसी ना किसी पॉइंट पे रस्टिंग शुरू हो जाएगी। थर्ड थिंग, स्ट्रेन्स एंड बेंड्स के बाद थर्ड थिंग इज प्रेजेंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। देखो, जो इम्प्योरिटी होती है वही सबसे ज़्यादा बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल एक्ट्स एज कैथोड, acts as cathode completing the electrochemical cell, completing the electrochemical cell। अब जाहिर सी बात है इसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है। हमने पढ़ा, अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो पर रिडक्शन ना हो रहा हो तो रिडॉक्सिडेशन पूरी ही नहीं होगी, रिडॉक्सिडेशन पूरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट ही नहीं होगा। बेसिकली मैं उल्टा बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट नहीं होगा तो रिडॉक्सिडेशन होगी नहीं, रिडॉक्सिडेशन नहीं होगी, जाहिर सी बात है आगे बात ही नहीं बढ़ेगी और आपका कोरोजन नहीं होगा। तो अगर इम्प्योरिटी मेटल में प्रेजेंट है तो इट एक्ट्स एज कैथोड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, which further facilitates the which further facilitate the redox reaction, facilitate and complete the redox reaction। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम ही है redox reaction को कंप्लीट करना, उसे नहीं फर्क पड़ रहा है मेटल टूट जाएगा या खराब हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। एंड कंप्लीट द redox reaction, दैट इज इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। नाउ अगली चीज, सैलिनिटी ऑफ वाटर। वाटर सैलाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हायर सैलिनिटी जनरेट्स हायर salinity generates microelectric circuits on the surface of metals, on the surface of metals।
अब इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ पे भी होते हैं बेटा वहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज निगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव के होने से क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ electrochemical cell, for the formation of electrochemical cell. So okay, so these are the few factors, and the last factor is pollution and corrosion. जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा बेटा, है ना, पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा corrosion के चांसेस होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे CO2, SO2, NO2, है ना, these gases act as a catalyst for the corrosion. These gases acts as a catalyst for pure corrosion। ठीक है, प्योर corrosion के लिए कैसे एक्ट करती हैं, एज अ कैटलिस्ट। आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, नाउ हमने समस्या तो जान ली कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लाइक, है ना, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या कोरोजन, हाउ डू वी प्रिवेंट दिस। तो पहला मेथड तो है बेटा यूजिंग एंटीरस्ट सॉल्यूशन। पहला क्या है, यूजिंग एंटीरस्ट सॉल्यूशन। एंटीरस्ट सॉल्यूशन यूज करके हम इसको आयरन को कोटिंग को बचा सकते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, ये क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन होता है बेसिकली किसके सॉल्यूशन होते हैं, दीज आर अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन, दीज आर बेसिकली अल्कलाइन phosphate, or I can say alkaline chromate solution, or I can say alkaline chromate solution। तो ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, these solutions okay form thin layer on the surface of iron, form thin layer on the आयरन सरफेस। अब ये जब थिन लेयर बना लेंगे जाहिर सी बात है फिर तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको करके नहीं जा सकता। ठीक है, और क्या करते हैं, फॉर्म थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ, एक तो ये करते हैं, दूसरा डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन। अगर H+ आयन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन, अगर H+ आयन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर H+ आयन की अवेलेबिलिटी कम है तो नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड या रिडक्शन विल नॉट हैपन, रिडक्शन विल नॉट हैपन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, एक चीज। दूसरा तरीका क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। बैरियर प्रोटेक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या क्या करते हैं, सरफेस पे ना वी अप्लाई कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, वी अप्लाई कोटिंग ऑन आयरन सरफेस। अब कोटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, पहला वी अप्लाई कोटिंग ऑन आयरन सरफेस। कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल पेंट्स यूज कर सकते हैं, हम ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीस कोटिंग कर सकते हैं, हम निकल ग्रीस कोटिंग, हम निकल और क्रोमियम का एक सोल्यूशन होता है Na+Cr, इसकी कोटिंग यूज कर सकते हैं। These are the various methods for barrier protection. Third method, which is the most effective method, is sacrificial coating, basically, right? Air protection. Now, what do you mean by sacrificial protection? Method समझने से पहले, first is the term in the name, sacrificial. Sacrificial
दैट इज समवन इज गोइंग टू सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस करके वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस करके क्या करेगा, प्रोटेक्शन। और इसमें सबसे आगे आता है इफ वी टॉक अबाउट आयरन, सो दैट इज नोन एज जिंक कोटिंग, एंड जिंक कोटिंग इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनाइजेशन। होता क्या है इसमें बेसिकली, ठीक है, फॉर कोटिंग अ मेटल इज सेलेक्टेड, फॉर कोटिंग such metal is selected, such metal is selected which has, such metal is selected which has reduction potential or oxidation potential, then the metal to be protected. Now this is a fill in the blanks for you. आप बताओगे यहाँ पे क्या आएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एक जगह पे आएगा हायर और एक जगह पे जाएगा लोअर। अगर आपने समझा तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या जाएगा। हमें मेटल को प्रोटेक्ट करना है, मेटल प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है हम दूसरे मेटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी कोटिंग ऊपर लगा रहे हैं और जिसको बचाना है उसको नीचे रख रहे हैं। तो जिसको बचाना और जिसकी कोटिंग करनी है, इन दोनों में से पहली चीज हम इन दोनों में से जिसकी कोटिंग करनी है, क्योंकि हम कोटिंग वाले मेटल की बात करें जिसको हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो उसके केस में उसका रिडक्शन पोटेंशियल, हमारा जो मेटल जिससे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे जिस लेट्स सपोज जिंक और आयरन है, जिंक आयरन है, जिंक और आयरन। तो आपको बताना है, अगर मैं ये बात करूँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो किसका ज्यादा होगा, और अगर मैं बात करूँ जिंक और आयरन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो किसका ज्यादा होगा। तो क्योंकि हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है, वी वांट टू प्रोटेक्ट आयरन, हमें कहना प्रोटेक्ट आयरन, अगर आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो आयरन वर्सेस जिंक में जिंक शुड गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, जिंक शुड गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। कौन ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जिंक, क्योंकि अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो गया तो प्रोटेक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें तो आयरन को ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो जिंक शुड गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, अगर जिंक ऑक्सीडाइज फर्स्ट होना चाहिए, जिंक को पहला ऑक्सीडेशन चाहिए, दैट मीन्स जिंक शुड हैव हायर, शुड हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हायर, तभी तो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और मैं कह सकता हूँ उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लोअर। आई होप आपको याद हो जाएगा और ये आपको समझ में भी आ जाएगा, कंसेप्ट भी आप जान गए, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो। अगर लेट सपोज कहीं पे एक्सपोजर हो गया और दो लोग अवेलेबल हैं ऑक्सीडेशन के लिए, कहीं पे एक्सपोजर आ गया और दो लोग अवेलेबल हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो भैया जिस जो हमको प्रोटेक्ट करने आया था वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है जो प्रोटेक्ट करने आया है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहा हो, ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल कम रहा हो, दैट मेथड इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनली इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन, लास्ट वन इज I can say electrical or I can say इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये मेथड कहाँ यूजफुल है, ये मेथड जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, सबमरीन इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज, या मैं बोलूँगा सबमरीन इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ ज़्यादा यूजफुल होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने ना एक पाइपलाइन बिछाई होती है, लेट सपोज ये पाइपलाइन किसकी होती है, बेसिकली ज़्यादातर ये पाइपलाइंस किसकी होती हैं, दीज आर स्टील पाइपलाइंस, दीज आर स्टील पाइपलाइंस। और स्टील है क्या फाइनली, एट द एंड ऑफ द स्टील इज बेसिकली एक आयरन का वो ही है, क्या नाम है, हम बोलते हैं ना आयरन का एलॉय, स्टील इज बेसिकली एलॉय ऑफ आयरन ओनली, एंड आयरन नीड्स प्रोटेक्शन, आयरन नीड्स प्रोटेक्शन। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारी ये जो कुछ भी है, दिस इज बरीड डाउन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में बहुत नीचे होती है, okay, so it is buried down deep into the ground,
अब क्या होगा, अब ये तो बहुत नीचे जमा है, तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या तरीका है? अगर खराब हो गई तो सोचो, आपको ये पूरा ग्राउंड खोद के, गड्ढा खोद के इस पाइप को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम निकालने की जो ये है बार बार नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है हमें इसको ऑक्सीडेशन से क्या करना है, बचाना है। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और मिडल पाइप इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ क्या कर देते हैं, गो थ्रू, इसके थ्रू पास ही करा देते हैं पूरा मेटल पाइप कनेक्ट करके, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये काहे की मेटल पाइप है, ये एक मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल देन आयरन, मोर एक्टिव मेटल देन आयरन, आयरन से बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल होना चाहिए। तो ऐसा इससे क्या होगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, तो इफ लाइक है ना, इफ अ मोर एक्टिव मेटल, if a more active metal than iron is, if a more active metal than iron is connected to it, तब क्या होगा, अगर ज़्यादा एक्टिव मेटल हम आयरन साइड से कनेक्ट कर देंगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है, देन अ वोल्टाइक सेल विल बी फॉर्म्ड, अ वोल्टाइक सेल विल बी फॉर्म्ड। और इस वोल्टाइक सेल में क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा आपका एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी वजह से मैग्नीशियम रॉड, लेट सपोज ये मैग्नीशियम है, लेट सपोज इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम नाम दे दिया, ठीक है, बहुत एक्टिव मेटल, तो मैग्नीशियम रॉड, और आई कैन से दैट एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल दैट विल बिकम योर एनोड, वो क्या बन जाएगा आपका एनोड। और जो हमारी स्टील रॉड है, ठीक है, जो हमारी क्या है बेटा, स्टील रॉड है, दैट विल बिकम अ कैथोड, स्टील रॉड क्या बन जाएगी, और ब्लैक से लिख देता हूँ, हाँ, एंड स्टील रॉड विल बिकम, स्टील रॉड या आयरन रॉड इसको हम बोलेंगे, दैट विल बिकम एज कैथोड। तो एक एनोड बन गया और एक कैथोड बन गया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, एक सेल कनेक्ट हो जाएगा, एक सेल कनेक्ट हो जाएगा तो मैग्नीशियम क्योंकि एनोड पे, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जो मैग्नीशियम जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या करेगा, वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू एक्शन एक्वस फॉर्म एंड लीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पे जो ई नॉट एम जी आता है वो भी मैं बता दूँ, ई नॉट एम जी से एम जी प्लस 2 जाने में इट हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू, सपोज 2.37 वोल्ट, 2.37 वोल्ट। दूसरी तरफ रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, जब आयरन रॉड का रिडक्शन पढ़ा तो आपने पढ़ाई था क्या होता है, वहाँ पे O2 जो होता है वो H2O के साथ कंबाइन होकर और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, 4OH माइनस, दैट इज ऑल्सो एक्वस। और इसके लिए ई नॉट क्या होता है, ई नॉट फॉर रिडक्शन, ये वैल्यू पाई जाती है 1.23 वोल्ट, कितना पाई जाती है बेटा, 1.23 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा सो यू विल गेट द फुल सेल रिएक्शन, इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगी हमें, फुल सेल रिएक्शन। तो फुल सेल रिएक्शन में क्या होगा, फुल सेल रिएक्शन में बेसिकली ओवरऑल है ना, तो 2 mg सॉलिड प्लस, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, इंटू 2, तो 2 mg सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड विल गिव यू 2 mg प्लस 2 aqueous प्लस 4OH माइनस aqueous, दैट विल इनिशियली फॉर्म MgOH का फुल ट्वाइस, ये आपस में बाद में क्या बन जाएंगे, दैट विल गेट इनटू फॉर्मिंग, they will change into MgOH का होल ट्वाइस लेटर, बट अभी हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सो नाउ दिस इज हाउ वी हैव प्रोटेक्टेड अवर क्या बेटा, आयरन की रॉड, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि मैग्नीशियम रॉड विल बी कंज्यूम्ड, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एक टाइम आने पे वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, विल बी कंज्यूम्ड एट वन पॉइंट। पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारे पास का सॉल्यूशन है, रिप्लेस द मैग्नीशियम रॉड, रिप्लेस द मैग्नीशियम रॉड, मैग्नीशियम रॉड को क्या कर दीजिए,
रिप्लेस करते जाइए, आपका चलता रहेगा। इससे तो फिर इससे ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सोल्यूशन नहीं हुआ बेटा, दूसरा सोल्यूशन है स्टील की पाइप को खोदिए। अब आप खुद सोचिए, एक मैग्नीशियम रॉड को इंसर्ट करना आपके लिए ज़्यादा आसान है या स्टील की पाइप को, ये जो पूरी पाइपलाइन है उसको वापस से खोदना, फिर नई पाइपलाइन डालना, फिर इसको खोदना, फिर इसको डालना। तो बेटर है आप मैग्नीशियम रॉड को बार बार, या जो भी एक्टिव मेटल है उसकी रॉड को बार बार इंसर्ट करते रहिए। भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, ओके, देयर इज नो सच लाइक, है ना, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। ओके, सो विद दिस आवर कोरोजन टॉपिक इज कंप्लीटेड। सो अगली क्लास, और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी जो पार्ट 1 होता है, जो हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया था, उसका पार्ट 1 होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेरी साइड से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया बेटा, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है उतना, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत सारे टाइप होते हैं, फर्दर डिवाइडेशन होता ही चला जाता है, बट जितना हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है हमने उतना कवर कर लिया। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल से शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।